मन ध्रुव की तारीफ करते हुए खुद से कहा, तुम वाकई में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो ध्रुव। आज की ट्रेनिंग की शुरुआत में मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ 70 हमलों को ही सहन कर पाओगे, लेकिन तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर अपने बदन पर 80 हमलों को सहन किया। जमीन पर अधमरी हालत में पड़े ध्रुव को देखते हुए विदुर ने उससे आगे कहा, तुम्हारा आज का प्रदर्शन पिछले कई दिनों के प्रदर्शन से बेहतर था। अपने आचार्य विदुर के मुंह से इतना सुनने के बाद ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और जमीन पर जा गिरा। कुछ देर बाद जब उसके शरीर में अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत आई तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने ट्रेनिंग वाले अपने कपड़े उतार कर पास की चट्टान पर रख दिए और दोबारा उन्हीं कपड़ों को पहनने लगा जिसमें वो आया था। कपड़े पहनते वक्त जब जब उसके कपड़े मार वाली जगह को छूते, उसके मुंह से दर्द से कराने की आवाज निकलती और वो तड़प उठता। इधर विदुर अपने आप को एक सफेद रंग की रोशनी के रूप में गायब करते हुए ध्रुव की अंगूठी में चला गया। जाने से पहले विदुर ने ध्रुव से एक बात कही जो कि ट्रेनिंग के दौरान कई बार वो कह चुका था, अब जल्दी घर जाओ और जाकर अमृत धारा में अपने आप को डुबा दो ताकि तुम्हारे शरीर पर लगे हुए सारे घाव भर जाएं और तुम फिर से साधारण नजर आने लगो। अपने गुरुदेव विदुर की बात पर ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और कपड़े पहनने के बाद उस पहाड़ी वाले जंगल के रास्ते से होते हुए शौर्य महल की ओर निकल गया। शौर्य महल पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे में गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने अपने कपड़े उतारे और सीधे अमृत धारा वाले पानी के टब में नहाने के लिए चला गया और अमृत धारा का आनंद लेने लगा। उस टब में नहाने से उसके शरीर पर लगे घाव ठीक हो रहे थे। कुछ देर के बाद उसने अपने शरीर को पूरी तरह से टब में छोड़ दिया। इस दर्दनाक ट्रेनिंग सेशन को सहन करने के बाद ध्रुव अपने शरीर और दिमाग दोनों से पूरी तरह से थक चुका था। इस थकावट की वजह से कुछ ही देर में उसे टब में ही नींद आ गई। जब ध्रुव गहरी नींद में सो रहा था तब अमृत धारा अपना असर दिखा रही थी। वो ध्रुव के शरीर की उन सभी मांसपेशियों को मजबूती दे रही थी जो उस कठिन और दर्दनाक ट्रेनिंग के दौरान कमजोर हो गई थी। जब ध्रुव की नींद खुली तो उसके कमरे में सूरज की किरणें दस्तक दे चुकी थी और अब वो 23 किरणें सीधे ध्रुव के कमरे की खिड़की से होते हुए उसके चेहरे पर आ रही थीं। जैसे ही ध्रुव ने अपनी आंखों को खोलने के बाद अमृत धारा से भरे टब से उठने की कोशिश की, उसके शरीर की मांसपेशियां कड़कड़ाने लगी, जिसे महसूस करते हुए उसने अपने आप से कहा, बस इस पल के लिए ही तो मैं ट्रेनिंग के समय इतनी मेहनत करता हूं ताकि मेरे शरीर में और जान आ पाए। इतना कहते हुए जैसे ही ध्रुव अमृत धारा से भरे हुए उस टब से बाहर निकला तो उसने देखा कि टब में अमृत धारा वाले हरे रंग के पानी ने अपना रंग बदल दिया। अब उसमें हरे रंग के पानी की जगह पूरी तरह साफ पानी दिखाई दे रहा था। उस पानी को देखकर ध्रुव ने खुद से कहा, मुझे अमृत धारा का और इंतजाम करने के बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है। ये सोचते हुए कुछ ही देर में ध्रुव आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस हो रही थी। ध्रुव ने अपने आप को आईने में देखकर खुश होते हुए खुद से कहा, अब आखिरकार मैं शक्ति के 5वें सितारे पर हूं, अब मैं नहीं रुकूंगा। आधे महीने में शक्ति का 4था सितारा और फिर अगले 1.5 महीने में शक्ति के 5वें सितारे को पाना पहले वाले ध्रुव के लिए नामुमकिन था। जिस तरह से ध्रुव अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगले साल तक उसके लिए अपनी शक्ति को 7वें सितारे पर ले जाना कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं थी कि ध्रुव के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ अमृत धारा की बदौलत ही था, क्योंकि ध्रुव इन दिनों जिस तरह की कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजर रहा था, बिना अमृत धारा के ये सब सह पाना उसके लिए नामुमकिन था। और शायद बिना अमृत धारा के तो वो ऐसी ट्रेनिंग करते हुए 7वें सितारे तक पहुंचने से पहले ही मर सकता था। ध्रुव ने फिर आईने में खुद को देखते हुए कहा, अगर मुझे अपनी शक्तियों के सितारों को आगे बढ़ाना है तो मेरे लिए फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है अमृत धारा के लिए फिर से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना। अपने आप से बातें करते हुए ध्रुव बेड पर आकर बैठ गया और अपने पास रखे हुए पैसों को जोड़ते हुए खुद से कहने लगा, मेरे पास अब भी इतने पैसे नहीं है कि मैं अमृत धारा के लिए जरूरी सामान को खरीद सकूं। मुझे अपनी इस हालत पर यकीन नहीं हो रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पैसों की कभी मुझे इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इस बार ध्रुव ने अंगूठी में बंद विदुर से पूछा, आचार्य, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बार हम अमृत धारा बनाने के लिए पिछली बार वाली जड़ी बूटियों में से कुछ जड़ी बूटियों को कम कर सकते हैं? इस बात को नकारते हुए विदुर ने कहा,
बेशक तुम चाहो तो आधे से कम जड़ी बूटियां लेकर आओ, लेकिन एक बात याद रख लेना, जिस तरह से तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। दरअसल ध्रुव भी विदुर के सामने नाटक कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक रास्ता तो था, लेकिन वो सीधे तौर पर उसके बारे में अपने गुरुदेव से बात नहीं करना चाहता था। हालांकि इस बारे में वो पहले ही थोड़ी सी जानकारी विदुर को बातों ही बातों में दे चुका था। इस बार मौका पाते ही विदुर सीधे अपनी बात पर आ गया और कहने लगा, आचार्य, क्या आपको याद है कुछ दिनों पहले जब हम इरा और सनी के मुकाबले की प्रैक्टिस देख रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि अमृत धारा के लिए पैसों के इंतजाम के बारे में मैंने कुछ सोचा है। ध्रुव की इस बात पर विदुर पलक झपकते ही अंगूठी से बाहर आ गया और उसके सामने आकर कहने लगा, हाँ, मुझे सब कुछ याद है। मैं यही तो जानना चाह रहा था कि आखिर तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में चल क्या रहा है। तब ध्रुव ने विदुर से कहा, ठीक है आचार्य, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके अलावा भी कोई इस अमृत धारा को बना सकता है। ध्रुव की इस बात पर विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम ध्रुव। मार्कस पर कई तरह की जड़ी बूटियां हैं और उनको सही मात्रा में मिलाने से ही कोई इस तरह की अमृत धारा बना सकता है। अगर ये मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो ना जाने क्या से क्या बन सकता है और उसका तुम्हारे शरीर पर कोई जोखिम भरा असर भी हो सकता है, जो तुम्हें शायद अभी नहीं लेकिन बाद में पता चलेगा। विदुर इन बातों के बारे में बता ही रहा था कि तभी ध्रुव ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, आचार्य, मुझे ये पता है कि जड़ी बूटियों को गलत तरीके से मिलाने से नुकसान हो सकता है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके अलावा भी कोई है जो इस अमृत धारा को बना सकता है। इस बार विदुर ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, हो भी सकता है। विदुर के इतना कहते ही ध्रुव किसी सोच में पड़ गया। अगले ही पल विदुर ने आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पूरे वुहान साम्राज्य में मेरे अलावा कोई और भी होगा जो इतनी बढ़िया अमृत धारा बना सके। इस बात को कहते समय विदुर की आंखों में गर्व झलक रहा था। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने खुश होते हुए कहा, आचार्य, आप तो कमाल हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि हम इस अमृत धारा की नीलामी करवाएंगे। जब इसकी ऊंचे दामों पर बोली लगेगी तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। हम उन पैसों से अच्छी तादाद में जड़ी बूटियां खरीदेंगे और अपने लिए और अमृत धारा बनाएंगे। ध्रुव की इस बात पर विदुर के चेहरे पर कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इस तरह की चीजों को बनाने वाला कभी अपनी तैयार की गई किसी चीज को बेचना ठीक नहीं समझता था। विदुर ने सपाट लहजे में ध्रुव से कहा, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो देख लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसमें। जब ध्रुव ने जान लिया कि इस अमृत धारा की नीलामी से विदुर को कोई परेशानी नहीं है तो वो खुश हुआ और उसके पास अब जितने पैसे बाकी थे उससे उसने कुछ जड़ी बूटियों को खरीदने के बारे में सोचा। कुछ ही देर में ध्रुव बाजार में पहुंचकर बहुत ही जल्द वो जड़ी बूटियां खरीद कर ले आया, जिससे विदुर ने फिर से अमृत धारा बना ली। लेकिन सस्ती जड़ी बूटियों से इस बार विदुर ने जिस अमृत धारा को बनाया था उसका रंग पहले वाले हरे रंग के मुकाबले बहुत ही बेकार सा नजर आ रहा था। इस अमृत धारा को एक छोटी सी शीशी में सुरक्षित रखने के बाद आखिरकार ध्रुव ने एक गहरी सांस लेते हुए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और अपने पास सुरक्षित रखी हुई उस शीशी को लेकर मैसेडोनिया शहर की सबसे बड़ी नीलामी वाली जगह पर जाने के लिए निकल गया। दरबार नीलामी घर मैसेडोनिया शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर था, जिसे वुहान साम्राज्य के सबसे रईस खानदानों में से एक दरबार परिवार संभालता था। दरबार परिवार वुहान साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। इस परिवार के सभी से रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उनका वुहान साम्राज्य में एक अलग ही दबदबा था। वुहान साम्राज्य में जिस तरह से जयान परिवार का दबदबा था, ठीक उसी तरह से दरबार परिवार का भी दबदबा था। उनके दबदबे का असर नीलामी के वक्त भी देखने को मिलता था। चाहे कितना भी फायदा हो या नुकसान, कोई भी दरबार परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। इधर दूसरी तरफ ध्रुव नीलामी घर के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आया। वो पास वाली गली से अंदर गया और वहां से अपने मुंह पर एक काले रंग का नकाब डालकर निकला। इस नकाब के साथ साथ ध्रुव ने अपना पूरा का पूरा हुलिया ही बदल लिया था। उसने सिर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहन लिए थे, जिससे अब वो पहले से थोड़ा तगड़ा भी नजर आ रहा था। उसे इस हुलिये में अब कोई भी पहचान नहीं सकता था।
अब ध्रुव ने एक राहत की सांस ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अपना हुलिया बदलने के बाद ध्रुव बेपरवाह हो गया था, बल्कि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि जब लोगों को इस अमृत धारा के बारे में पता चलेगा तो इस बात को बहुत ही होशियारी से संभालना होगा, क्योंकि शायद वो इस बात को समझ चुका था कि जब इस अमृत धारा के बारे में शहर के दलों को पता चलेगा तो हर कोई इसे पाने की ख्वाहिश रखेगा। हर कोई चाहेगा कि अमृत धारा की मदद से उनका दल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। अमृत धारा को पाने की चाह में कोई ना कोई उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, इसलिए ध्रुव ने अपना हुलिया बदलने का ये रास्ता चुना था। एक बार फिर से नीलामी घर के ठीक सामने खड़े होने के बाद ध्रुव ने पूरे भरोसे के साथ उस नीलामी घर में कदम रखा। हालांकि उस नीलामी घर के बाहर कुछ सैनिक खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन किसी ने भी ध्रुव का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। नीलामी घर में जाने के बाद ध्रुव ने बहुत ही जल्द अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया और तभी उसकी नजर एक कमरे पर गई। उस कमरे पर लिखा हुआ था इंस्पेक्शन रूम। ये वही जगह थी जिसकी ध्रुव को तलाश थी। जैसे ही ध्रुव ने उस कमरे के अंदर अपने कदमों को बढ़ाया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा कमरा खाली था। तभी उसकी नजर एक अधेड़ उम्र के आदमी पर गई, जिसे देखकर ध्रुव ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ध्रुव की आवाज जैसे ही उस आदमी के कानों में पड़ी, वो अपनी जगह से उठकर ध्रुव के करीब आया। ध्रुव का पहनावा देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगले ही पल उसने ध्रुव से पूछा, क्या आप यहाँ पर किसी चीज की जांच के लिए आए हैं? ध्रुव ने भारी भरकम आवाज में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। दरअसल ये भारी आवाज ध्रुव की नहीं बल्कि उसकी अंगूठी में बंद विदुर की थी। इसके बाद ध्रुव कमरे के अंदर चला आया और उसने उस आदमी के सामने अमृत धारा की शीशी निकाल कर रख दी। उस आदमी ने अमृत धारा की शीशी को उठाया और उसे गौर से देखते हुए सूंघने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने ध्रुव को इज्जत देते हुए पूछा, क्या ये आपने बनाया है? उसके सवाल पर विदुर की आवाज आई, हाँ इसे मैंने तैयार किया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं? उसके सवाल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ विदुर की आवाज आई, अमृत धारा। आप इसे अमृत धारा कह सकते हैं। ये लोगों की शक्तियों को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ये सिर्फ एकलव्य रैंक को हासिल करने तक ही काम आएगा। इतना जानने के बाद उस आदमी ने हैरानी के साथ कहा, तो क्या सच में ये एकलव्य रैंक हासिल करने में मदद करता है? आपको विश्वास है? उस आदमी ने ये बात इसलिए दोहराई क्योंकि मार्कस में हर कोई एक बात जानता था, और वो बात ये थी कि एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए अगर किसी दवा का इस्तेमाल किया जाए तो रैंक पर पहुंचने से पहले आपकी जान भी जा सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एकलव्य रैंक के पहले आपके शरीर की ताकत बहुत ही कम होती है और हो सकता है दवाई का असर आपके शरीर पर इतना ज्यादा हो जाए कि आप इसे झेल ना पाओ और आपकी जान चली जाए। यही बात सोचते हुए वो आदमी ध्रुव को घूर रहा था। वो इसकी बोली लगवाने के लिए सहमत भी था और नहीं भी। ये देखकर ध्रुव थोड़ा परेशान हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उस आदमी के चेहरे के हाव भाव को भांपकर ध्रुव की आड़ लेते हुए विदुर ने अंगूठी में से ही कहा, आप जैसा सोच रहे हैं मेरी अमृत धारा बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इस अमृत धारा के जरिए शक्ति के सितारे को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। ये ट्रेनिंग के दौरान इंसान की घायल मांसपेशियों को बहुत ही जल्द मजबूत कर देती है, जिससे कि आप अपनी ट्रेनिंग को आगे भी जारी रख पाते हैं। इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना सुनने के बाद उस आदमी ने शीशी को वापस मेज पर रख दिया और कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? उसके इतना कहते ही एक पल के लिए ध्रुव सोच में पड़ गया और विदुर से कहने लगा, आचार्य कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को अमृत धारा के बारे में कुछ पता चल गया है और अब ये हमारे खिलाफ किसी साजिश को अंजाम देने के बारे में सोच रहा हो? ये सुनकर तुरंत विदुर ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, अरे इतना घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। तभी उस शख्स ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, दरअसल इस दवा को परखने के लिए मुझे किसी खास आदमी को बुलाना होगा। ये सुनने के बाद अब ध्रुव को विदुर की बातों पर यकीन हुआ और उसने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी ठीक है,
आप इसे परखने के लिए जिसे चाहे बुला सकते हैं। इतना कहते हुए ध्रुव वहीं पास में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उस शख्स के कमरे से बाहर जाने के बाद भी ध्रुव और विदुर ने होशियारी से काम लिया और उस इंस्पेक्शन रूम में बिना एक दूसरे से बात करते हुए चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि दोनों अपनी पहचान को किसी के भी सामने उजागर नहीं करना चाहते थे। कुछ ही देर में वो आदमी अपने साथ एक और आदमी लेकर इंस्पेक्शन रूम में वापस आ गया। उस दूसरे आदमी ने एक हरे रंग का कपड़ा पहना था, लेकिन उसके कपड़ों पर कुछ इस तरह के निशान थे जिसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक हकीम था। उस आदमी ने उस हकीम का परिचय देते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी नीलामी घर के चरक गुरु हैं, जो महादक्ष रैंक हासिल कर चुके हैं, यानी शून्य, एकलव्य और दक्ष रैंक से भी आगे। साथ ही साथ ये हकीम भी हैं, इसलिए इन्हें चरक गुरु कहते हैं। चरक गुरु की पहचान जानने के बाद ध्रुव थोड़ा सा हैरान हो गया। ऐसा पहली बार था जब उसने अपनी आंखों के सामने विदुर की तरह ही किसी औषधि बनाने वाले हकीम को देखा था। चरक गुरु के चेहरे पर एक अहंकार वाली मुस्कुराहट नजर आ रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कि अमूमन हर हकीम के चेहरे पर होती ही थी। जिस वक्त ध्रुव चरक गुरु को गौर से देख रहा था, उसी समय चरक गुरु भी ध्रुव को समझने की कोशिश में लगा हुआ था। मार्कस पर हकीम शक्तिशाली तो थे ही, साथ ही साथ वो तरह तरह की औषधि बनाने में माहिर हुआ करते थे, इसलिए उनकी सभी इज्जत करते थे। चरक गुरु ने ध्रुव की उस शीशी को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने उस शीशी के ढक्कन को खोला और उसकी खुशबू को सूंघकर कुछ समझने की कोशिश की। अगले ही पल उसने शीशी की कुछ बूंदों को एक कांच की ट्यूब में डालकर उसमें एक पाउडर मिलाया, जिससे उसका रंग बदलकर और गहरा हरा हो गया। उस अमृत धारा की सिर्फ 2 बूंदों को परखने के बाद ही चरक गुरु के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब उसकी नजरों में ध्रुव की अहमियत बढ़ गई थी। चरक गुरु ने उस आदमी के पास जाकर उससे कहा, यह अमृत धारा बढ़िया है, इन्होंने जो भी इसके बारे में बताया सब सच है। चरक गुरु से इतना जानने के बाद उस आदमी के चेहरे पर एक राहत नजर आई। उसने गहरी सांस ली और ध्रुव के पास आकर बोला, क्या आप इस अमृत धारा की नीलामी के बारे में सोच रहे हैं? उस आदमी के इतना कहते ही ध्रुव ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसकी नीलामी के बारे में ही सोच रहा था। क्या आप इसकी नीलामी जल्द से जल्द करा सकते हैं? ध्रुव की इस उत्सुकता को देखते हुए उस आदमी ने तुरंत ध्रुव के हाथों में एक काला कार्ड थमाते हुए कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप इस कार्ड को अपने पास रख लीजिए और उस हॉल की ओर चले जाइए। इस वक्त हॉल में नीलामी चल ही रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी इस अमृत धारा को भी वहां पर कोई ना कोई खरीदार जरूर मिल जाएगा। उसके इतना कहते ही ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और जरा भी देर ना करते हुए उस काले रंग के कार्ड को लेकर हॉल की ओर अपने कदमों को बढ़ाने लगा। ध्रुव के इंस्पेक्शन रूम से निकलने के तुरंत बाद वो आदमी चरक गुरु के पास गया और धीरे से उससे पूछने लगा, चरक गुरु, क्या सही में वो आपको कोई हकीम नजर आता है? उनकी बात पर चरक गुरु ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, वो सही में एक हकीम है। उसकी आवाज में जो भरोसा नजर आ रहा था, उससे मुझे साफ लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। इतना कहने के बाद चरक गुरु ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर आया कहां से है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है मेसोडोरिया शहर में ऐसा तो कोई हकीम है ही नहीं जो कि एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए अमृत धारा को बना सके। चरक गुरु की इस बात पर उस शख्स ने तुरंत सवाल करते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करूं। यह सुनकर चरक गुरु ने बिना देर किए कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं। सभी हकीम बड़े ही अजीबोगरीब तरह के होते हैं। अगर उसे इस बात की जरा भी भनक लग गई कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है तो फिर वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई भी कदम गलती से भी मत उठाना। इतना कहने के बाद चरक गुरु ने उस आदमी के पास आकर धीरे से कहा, तुम उसके लिए कुछ ऐसा करो जिससे कि उसे हमारी नीलामी से कोई ना कोई फायदा पहुंचे।
और इसके लिए तुम्हें क्या करना है मेरे ख्याल से तुम इस बारे में अच्छे से जानते हो। उस आदमी ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, जी मैं समझ गया, आपका मतलब क्या है, काम हो जाएगा। इंस्पेक्शन रूम से बाहर जाने से पहले चरक गुरु ने उस आदमी से कहा, और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, भले ही अमृत धारा लाने वाला वो शख्स हमारा अच्छा दोस्त ना बन पाए, लेकिन हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि वो हमारा दुश्मन बन जाए, वरना नतीजा ना तुम जानते हो और ना ही मैं। उधर दूसरी तरफ नकाबपोश ध्रुव ने उस हॉल के अंदर अपना कदम रखा जहां नीलामी चल रही थी। इस बड़े से हॉल में रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था। हॉल के बीचों बीच लाल रंग का गाउन पहने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के ठीक ऊपर रोशनी का एक गोल घेरा पड़ रहा था और पूरे हॉल में सिर्फ उस लड़की पर ही रोशनी थी। उस लड़की के वहां पर खड़े होते ही लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था। इस माहौल को देखकर ध्रुव भी हैरान रह गया। हॉल के बीचों बीच लाल गाउन में खड़ी वो लड़की किसी भी चीज की नीलामी के लिए अपनी आकर्षित कर देने वाली मीठी आवाज का इस्तेमाल कर रही थी। ये उसकी आवाज का जादू ही था जो एक साधारण सी चीज की कीमत को भी आसमान तक पहुंचा देता था। हॉल में ध्रुव ने अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया और अपने लिए ऊपर की तरफ एक खाली जगह ढूंढकर बैठ गया। इस जगह पर बैठकर ध्रुव अब उस लड़की को अच्छे से देख पा रहा था। वहां बैठने के थोड़ी देर बाद आसपास से आती आवाजों को सुनकर उसे इस बात का अंदाजा लग गया कि नीलामी में आए आधे से ज्यादा लोग सिर्फ उस लड़की को देखने के लिए ही वहां पर आए हुए थे। ये लड़की दरबार महल की हर नीलामी को संभालने वाली सायरा दरबार थी। मैसोडोरिया शहर में सायरा की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। उसका गोरा रंग, पतली गर्दन और तीखे नयन नक्श से किसी की नजर नहीं हटती थी और वो जो कुछ भी पहनती उसमें वो किसी भी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। हॉल के बीचों बीच खड़ी सायरा को देखने के बाद ध्रुव ने हॉल में बैठे सभी लोगों की तरफ नजरें घुमाना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया और उसके मुंह से निकला, बाबा यहाँ पर? अपने पिता अरेंद्र को वहां देखने के बाद कुछ वक्त के लिए उसकी नजरें उन पर ही ठहर गईं और उसने मन ही मन में कहा, क्या बाबा को भी इस लड़की में कोई दिलचस्पी है जो वो यहाँ पर आए हुए हैं? लेकिन अपने पिता को लगातार हैरानी से देखने के बाद अगले ही पल उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो उनके बारे में गलत सोच रहा था, क्योंकि अरेंद्र की नजर सायरा पर नहीं बल्कि नीलामी के लिए आने वाली किसी चीज का इंतजार कर रही थी। ध्रुव ने अपने पिता की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, आखिर बाबा इस नीलामी में क्या लेने आए हुए हैं? थोड़ी देर में ध्रुव की नजरें उसी मैसोडोरिया शहर के दो दूसरे दल, आमिश दल और लश्कार दल के लीडर्स पर गई। उन सभी को वहां पर देखने के बाद ध्रुव ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, आखिर इस हॉल में ऐसी कौन सी चीज की नीलामी होने वाली है जिसके लिए इन सभी दलों के लीडर्स को नीलामी में आना पड़ा? हो ना हो कोई खास बात तो जरूर है जो ये तीनों एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के बाद एक बार फिर से ध्रुव की नजर सायरा पर गई और उसने इस बार उसे देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे तो लगता है कि इस लड़की की खूबसूरती और आवाज का जादू ही कुछ ऐसा होगा जिससे हर कोई इसकी ओर खिंचा चला आता होगा। नीलामी के वक्त जब बोली लगाने वाले लोगों को ये देखती होगी तो उस समय यहाँ का माहौल कुछ और ही हो जाता होगा। ध्रुव सायरा के बारे में मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा कि सायरा ने अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए 2 बार ताली बजाई। उसका ये इशारा मिलते ही वहां रखी एक मेज पर रखे लाल रंग के कपड़े पर सफेद रंग की रोशनी पड़ी। उस लाल रंग के कपड़े के नीचे कुछ रखा हुआ था। अगले ही पल सायरा की मीठी आवाज उस हॉल में गूंजी, ये आप सभी के लिए है। आज नीलामी घर में एक अनमोल चीज नीलामी के लिए आई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ बैठे सभी लोगों को ये चीज बहुत ही दिलचस्प लगेगी और आज उसकी बोली बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगी। सायरा के अगले ही इशारे पर एक लड़की उस मेज के पास पहुंची और उस चीज को ढके हुए लाल रंग के कपड़े को हटा दिया, जिससे सबकी नजरों के सामने ध्रुव की लाई हुई अमृत धारा की वो हरे रंग की शीशी दिखाई देने लगी। सायरा ने अपने कदमों को उस शीशी की ओर बढ़ाया और उसे अपने हाथों में उठाने के बाद हॉल में बैठे हुए हर शख्स को वो हरे रंग की अमृत धारा दिखाने लगी। हॉल में बैठे सभी लोगों की नजरें इस वक्त सायरा के हाथ में मौजूद उस अमृत धारा की शीशी पर टिकी हुई थी।
सभी लोगों का ध्यान तोड़ते हुए सायरा ने अपनी मीठी आवाज में कहा, अमृत धारा। इस शीशी में आप लोगों को जो हरे रंग के पानी जैसी चीज नजर आ रही है उसे अमृत धारा कहते हैं। यह अमृत धारा एकलव्य रैंक के नीचे के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में ये बहुत मदद कर सकती है। अगर यहाँ बैठे लोगों में से कोई अपने बच्चों या पोते पोतियों को जल्द से जल्द एकलव्य बनते हुए देखना चाहता है तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही चीज है। सायरा के मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द ने उस हॉल में आए हुए सभी लोगों को उसकी बातों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। सायरा नीलामी के दौरान जैसे जैसे लोगों को अमृत धारा के बारे में बताई जा रही थी सभी उसकी बातों में खोते जा रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अमृत धारा के बारे में जानना चाहते थे। उन्हीं में से किसी एक ने सायरा से सवाल किया, अमृत धारा, तो क्या ये सही में शक्तियों के सितारे को जल्दी जल्दी बढ़ाने में मदद करती है? इस सवाल के जवाब में सायरा ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही। इस अमृत धारा की जांच हमारे चरक गुरु ने की है। इसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस बात के लिए मैं आप सभी को भरोसा दिलाती हूँ। सायरा ने जैसे ही अमृत धारा पर भरोसा दिलाने के लिए चरक गुरु का नाम लिया, उसके बाद जिन लोगों को इस पर थोड़ा बहुत शक हो रहा था अब उन्होंने भी इस बारे में सवाल उठाने बंद कर दिए। यहाँ हर कोई जानता था कि चरक गुरु की जांच की हुई औषधि कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि हॉल में मौजूद तीनों दलों के लीडर्स भी चरक गुरु को बहुत मानते थे। अमृत धारा के लिए इस तरह का माहौल देखकर अब कोने में बैठे हुए नकाबपोश ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ऐसा लग रहा है कि आज अमृत धारा के लिए बहुत बढ़िया बोली जाने वाली है। मन ही मन खुद से इतना कहने के बाद ध्रुव का ध्यान अपने पिता अरेंद्र की ओर गया। उसने अपने पिता के चेहरे को ध्यान से देखने के बाद गौर किया कि वो शायद अमृत धारा में दिलचस्पी ले रहे थे। इधर जैसे ही सायरा ने अमृत धारा से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए, हॉल में से किसी की आवाज गूंजी, 8500 सोने के सिक्के। तुरंत ही किसी और ने भी अगली बोली लगाते हुए कहा, 9000 सोने के सिक्के। अमृत धारा के लिए बोली की कीमत बहुत ही जल्द बढ़ते हुए 13000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई। भले ही इस अमृत धारा को खरीदने के लिए शुरुआत में अरेंद्र के चेहरे पर काफी दिलचस्पी नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ बोलियों की कीमतों